हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु, यानी कि कहें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो क्लास है सभी बोर्ड के छात्रों के लिए है। यदि आपकी NCERT साइंस में या फिर साधारण साइंस हो, उसमें यह चैप्टर है धातु और अधातु, तो यह जो है क्लास सभी के लिए है। तो दोस्तों, वे छात्र जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं वह इस क्लास को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनके लिए यह क्लास तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को देखते ही बता सकते हैं कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं इस क्लास में आपके लिए ना सिर्फ इन टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं, बल्कि उन कंसेप्ट को बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी परीक्षा, चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किस तरीके से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यह एक पेपर है, इसमें बहुत सारे प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं। लगभग 20 जो मार्क हैं, यानी कि 20 नंबर हैं, वह केमिस्ट्री से आते हैं। तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और हर एक उस कंसेप्ट को बताने वाला हूं जिस कंसेप्ट के द्वारा आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और क्या लिखने का तरीका होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलने के दौरान कभी कभी थोड़ी क्लास लेट हो पा रही है। तो दोस्तों, मैं आपके इससे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपके लिए मैं हर एक उस कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा। तो क्लास जो है बहुत अच्छे विजन के साथ, बहुत अच्छे दृष्टिकोण के साथ आपके लिए क्लास अपलोड होगी। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक विनती है कि यदि आपसे जो आपके फ्रेंड हैं, मित्र हैं या भाई बहन कोई भी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप दोस्तों उन्हें भी आप हमारे चैनल से जोड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, इस क्लास में एक नए दृष्टिकोण के साथ आप देख पा रहे हैं मैं इस क्लास को पढ़ाने वाला हूं। एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लाया हूं कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में धातु और अधातु को पढ़ने वाले हैं। देन उसके पश्चात हमारी जो इसके चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार। तो अम्ल क्षार में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए और राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि वे तरीके क्या हैं जिनसे आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो एग्जामिनर हैं, जहां से यह पेपर बनता है, देख सकते हैं आप, जहां से यह पेपर बनता है बोर्ड की तरफ से, तो वहां प्रश्न किस तरीके से बन जाते हैं, वह प्रश्न कैसे बना सकते हैं, कैसे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका आंसर किस तरीके से लिखा हुआ हो, आपका जो आंसर है किस तरीके से रिटन हो या लिखा हुआ होना चाहिए, जिस तरीके से एग्जामिनर खुश हो सकें और आपके लिए अधिकतम प्राप्त कर सकें। तो ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को समझेंगे और बहुत अच्छे विजन के साथ इन चीज़ों को हम समझेंगे। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट को समझते हुए हम इस चैप्टर की सीरीज चल रही है, इसको सीरीज को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उन फैक्ट को भी बताऊंगा जिस तरीके से जो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आप देख पा रहे हैं कि यह जो नोट्स है दोस्तों, मैं सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। आप किसी भी टॉपिक पर पढ़ेंगे तो उस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, जैसा कि साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड, इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, इस टॉपिक पर कैसे प्रश्न आ सकता है और आप उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे ताकि आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, राइटिंग किस तरीके से होना चाहिए और क्या स्किल होना चाहिए जिसके द्वारा आप किस तरीके से उस चीज़ को लगभग हमेशा के लिए याद रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं याद कर लेते हैं लेकिन लिखने के दौरान भूल जाते हैं। तो मैं वह ट्रिक्स बताऊंगा, वह कंसेप्ट बताऊंगा जिसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन बन जाता है किसी भी टॉपिक पर, तो पहले आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। उस टॉपिक पर लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं आपके लिए सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे विजन के साथ पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार से कहता हूँ, यह जो क्लास है दोस्तों किसी भी एक बोर्ड के लिए पर्सनल क्लास नहीं है, यह सभी बोर्ड के क्लास जो छात्र हैं उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैं टॉपिकों को पढ़ाऊंगा, ना सिर्फ एक दो प्रश्नों के लिए। कितने भी प्रश्न बन सकते हैं इनसे। तो दोस्तों, तो किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, आप उसका आंसर कैसे रिटर्न करेंगे और देन उसके पश्चात मैं आपके लिए बताऊंगा कि वह कंसेप्ट क्या है जिसके द्वारा आप इसके लिए लगभग हमेशा के लिए याद रख सकेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं
यह एक पॉइंट है। ब्लीचिंग पाउडर या कहें तो इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसको कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या फिर इसको हम क्लोरिनेट नाम से भी जानते हैं, या फिर इसका जो साधारण नाम है वह तो आप जानते ही हैं, विरंजक चूर्ण। तो या फिर इसके लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जो पॉइंट हैं दोस्तों, इन पर परीक्षा में बहुत बार प्रश्न बन जाते हैं। जैसा कि मैं आपके लिए एक प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, और पहले तो यहाँ पर लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पर केवल आपके रिएक्शन देना है। लेकिन सबसे पहले आप समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इसका नाम कैसे रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इस पर और प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। कोई भी बोर्ड यदि इस पर प्रश्न बनाता है तो किस तरीके से बना सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर आपको रिएक्शन देना है। हो सकता है यहाँ पर उसका नाम पूछे तो क्या क्या बनता है या प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही सारे पॉइंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। और ये देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो कि 2020 में आया था। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ पूरी क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं कि धातु और अधातु, जिसको हम बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप देख पा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए बताता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको बांटा गया है 3 प्रकार से। कैसे बांटा गया है, यहाँ पर लिखा है लगभग सभी तत्वों को उनके भौतिक, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर लिखा है कि सभी तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु यानी कि मेटल, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जो तत्व जो होते हैं उनके लिए 3 वर्गों में बांटा गया है। इस तरीके से सबसे पहले लिखेंगे धातु और धातु। यह समझने के लिए है, प्रश्न कैसे बनता है उसके लिए भी मैं समझाऊंगा, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे आप लिखेंगे उसके लिए मैं समझाऊंगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि धातु और अधातु हमने पढ़ लिया है कि तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो अब धातु कौन से तत्व होंगे, अधातु कौन से होंगे, उपधातु कौन से होंगे, इनके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिया है मेटल्स यानी कि धातु। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं होती हैं वे तत्व, यानी तत्व तो थे ही वे, उनमें से कौन से तत्व, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। यदि धातु के बारे में आपके लिए लिखने के लिए आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे, इतना जरूर लिखेंगे। कभी भी धातु पर कोई भी प्रश्न बनता है और धातु के बारे में कुछ पूछा है, सबसे पहले धातु हेडलाइन यानी कि मेटल्स डाल देंगे, और इतना जरूर लिखेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो ऐसे याद कैसे रहेगा, मैं भी आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ हमने सोडियम एक धातु है, ये क्या होती है, धातु होती है। अब इस धातु पर जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जैसे सोडियम जो है, सोडियम यदि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने माइनस लिखा है, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला है तो यहाँ पर बन जाता है Na+ आयन। यानी जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तो धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं, अथवा विद्युत धनात्मक कहलाते हैं, क्योंकि इन पर पॉजिटिव आयन बनता है। आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषा कैसे और तरीके से दे सकते हैं। कैसे होता है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन सरलता से करते हैं सुचालक कहलाते हैं, या फिर इन्हीं को तो कहते हैं कौन से, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का चालन किस तरीका से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो सुचालक होते हैं। यदि उनमें अच्छे तरीके से नहीं होता, आसानी से नहीं होता, तो वो कुचालक कहलाते हैं। तो ऐसे सुचालक कहलाएंगे पदार्थ, या फिर कहें तो तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का, क्या दिया है, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन सरलता से करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं जैसे कि इसमें क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सोना है, चांदी है। अब यह जो है दोस्तों क्या है, धातु हैं। क्या है यह,
धातुओं के उदाहरण हैं, क्योंकि हम धातु पढ़ रहे हैं, धातुओं के उदाहरण हैं। तो चांदी के लिए अर्जेंटम यानी एजी नाम लिखा गया है। चांदी का नाम होता है अर्जेंटम, जो कि एक लैटिन भाषा शब्द है जिससे लिया गया है अर्जेंटम। अर्जेंटम मतलब होता है एजी, एजी से लिखते हैं हम चांदी। सोना होता है एयू, एयू से लिखा जाता है। कॉपर होता है सीयू, सीयू से लिखा जाता है इसको। एल्यूमिनियम, इसको हम बोलते हैं एल, एल से इसको प्रतीक है, इसका संबल है, शो किया जाता है यानी कि व्यक्त किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा सुचालक है, यह भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। क्या है? चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। कैसी? सबसे ज़्यादा विद्युत धारा किस में बहेगी? चांदी में। तो इस पॉइंट को भी आप अलग से लिख लें, यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद 1-2 उदाहरण दिखा देंगे, आपके लिए पूरे मार्क लगभग मिलेंगे। तो एग्जामिनर ऐसे ही कॉपियाँ चाहते हैं कि टाइप किस तरीके की है। वे चाहते हैं कि छात्र किस तरीके से लिख रहा है, वह किस तरीके से नए पॉइंट को जोड़ता है, ऐसा चाहते हैं वे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब पढ़ेंगे नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। अधातु क्या होती हैं? वे तत्व, यहाँ पर उल्टा है, उसके बिल्कुल जस्ट उल्टा है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वहाँ पर त्याग रहे थे, यहाँ ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्योंकि जो अधातुएं होती हैं, जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, वहाँ पर वो त्यागते थे। क्या करते थे? त्यागते थे, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। तो जैसे ही यह जो अधातु होती हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करने पर ये क्या बनाती हैं? ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन बनाती हैं। इनको विद्युत ऋणी भी कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनको विद्युत ऋणात्मक कहा जाता है। और मैं आपके लिए अभी एक रिएक्शन भी देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ, जैसे कि माना कि कोई एक अधातु है, यहाँ पर हमने एक अधातु ले ली है और अधातु के साथ जो है हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया है। जैसे ही यह जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा, अधातु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उस पर जो अधातु होगी उसी पर उतना ही ऋण आयन बन जाएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो 1 ऋण आयन बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो 2 ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन बन जाते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं धातुएं क्या करती थीं? धातु के साथ क्या था? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनाती थीं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है? जैसे कि अभी हमने सोडियम को लिया था, तो धातु पर उतना ही प्लस आवेश बन जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर धातु है, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ही उस पर धनावेश आ जाएगा, यानी कि इसमें आता है पॉजिटिव आयन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 2 धनावेश आता है, और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 जो है धनावेश आता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। इनको विद्युत ऋणात्मक भी कहा जाता है। तो आगे हम बात करेंगे वे तत्व, जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था कि ऊष्मा का क्या होता है? चालन होता है अच्छी तरीके से। वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन। आपने सुना होगा या स्वयं खुद से देखा होगा कि बहुत सारी जो वायर होते हैं, जो वायरिंग घरेलू बिजली में प्रयोग किए जाते हैं, या फिर बहुत सारे तार लगे होते हैं कहीं कहीं, जैसे कि देख रहे बिजली होती है या वायर होते हैं, कहीं कहीं जो तार जो होते हैं, तो वहाँ पर यदि जो वायरिंग होती है, वायरिंग में जो तार लगे होते हैं उन पर कार्बन आ जाता है तो वहाँ लाइट जो है अच्छे तरीके से नहीं आ पाती, और ज़्यादा ही कार्बन आता है तो वहाँ लाइट नहीं आ पाती। तो उस पर क्या कहते हैं कि कार्बन लग गया है। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करती, इसी कारण वहाँ पर क्या होता है? विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता। तो कार्बन अधातु है। आगे कहते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? एक अधातु है। सल्फर भी एक अधातु है। ऐसे ही बहुत सारी क्या है हमारी अधातुएं हैं। तो अभी मैं आपके लिए एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो एक चैप्टर है जो आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा। तो उसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन से तत्व धातु हैं, कौन कौन से अधातु हैं, धातुओं को कहाँ रखा गया है, अधातुओं को कहाँ रखा जाता है, और धातु एवं अधातु की प्रॉपर्टीज क्या हैं, यानी कि इनके गुण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, और उपधातुएं क्या होती हैं। सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं।
सो दोस्तों अब हम समझते हैं उपधातुएं क्या होती हैं। यहाँ पर कहा है उपधातु या मेटालॉइड्स। क्या है मेटालॉइड्स? यहाँ पर ओइड्स लगा होता है ना दोस्तों, मेटा जहाँ पर लगा है मेटालॉइड्स, जहाँ पर ओइड्स जो आ जाता है उसको कहते हैं के जैसा। क्या होता है? ओइड्स। ओइड्स माने होता है के जैसा। जैसे कि उपधातु, यह जो है दोस्तों इसको सब मेटल भी कह सकते हैं क्योंकि यह धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण दिखाता है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं या फिर पाए जाते हैं, तो इन तत्वों को ही उपधातु यानी कि सब मेटल्स या फिर कहें तो मेटालॉइड्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार सरल भाषा में फिर से कहता हूँ। सबसे पहले उपधातु यानी कि मेटालॉइड्स, तो आप समझ चुके हैं कि जो ओइड्स जो आ जाता है उसका मतलब होता है कि जैसा, यानी कि जो उपधातु का मतलब होता है कि यह जो धातुएं होती हैं, उपधातुएं जो होती हैं दोस्तों वह क्या होती हैं? धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण प्रदर्शित करती हैं। तो ना तो इनको हम धातु ही कह सकते हैं पूरी तरीके से और ना ही इन्हें हम अधातु कह सकते हैं, इसी कारण इनको हम कहते हैं उपधातु। तो चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं, यानी कि डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं या फिर पाए जाते हैं, तो इन तत्वों को ही उपधातु कहते हैं। तो उपधातु होते कौन से हैं? तो आप समझ सकते हैं कि एंटीमनी एक एलिमेंट होता है। आपको पता है कि एलिमेंट को ही हमने बांटा है धातु, अधातु और उपधातु। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। तो उपधातु जो हैं, अधातु को हमने समझ लिया है। जो उपधातु हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंटीमनी जिसको हम SB से लिखते हैं, S कैपिटल है, V छोटा है, इसी तरीके से लिखा जाता है एंटीमनी यानी SB। दूसरा है आर्सेनिक जिसको हम AS से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? AS के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। जबकि बात करें अगला है सिलिकॉन, यह 7 माना है, कहीं कहीं पर 7 दिया है, कहीं कहीं पर 5 भी दिया है, लेकिन मैंने 7 को लिख लिया है, यहाँ पर 7 दी गई हैं। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 14 होता है। एटॉमिक नंबर इसका 14 होता है। SI इसका जो प्रतीक है, जर्मेनियम GE जिसको हम जर्मेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मेनियम GE। अगला है टेलेरियम यानी TE। अगला है पोलोनियम यानी कि PO, P कैपिटल है, O स्मॉल है। आगे बात करते हैं बोरॉन। क्या है बोरॉन? इसको कैपिटल B से लिखा जाता है। तो ये सभी जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एलिमेंट हैं या फिर कहें तो तत्व हैं, ये क्या हैं? उपधातु की श्रेणी में आते हैं। इनमें क्या होता है? धातु और अधातु दोनों के ही गुण विद्यमान रहते हैं, इसी कारण इनको हम उपधातु कहते हैं। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि उपधातुओं के विषय में आपके लिखने के लिए पूछा जाए या फिर उपधातु क्या होती हैं, तो सबसे पहले आप इस लाइन को लिखेंगे। उसके बाद 2-4 यदि आपको याद रहे तो एग्जाम्पल लिख देंगे, नहीं तो कम से कम 2 एग्जाम्पल तो याद आप रखें, ताकि कभी कभी पहचानने के लिए भी आता है। जैसे एंटीमनी, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पूछता है कि एंटीमनी क्या है? धातु है, उपधातु है या फिर अधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको एक ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो वहाँ पर आप उपधातु को क्लिक करेंगे, यानी कि उपधातु को आप सही करेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है और आप इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि धातुओं के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के गुण क्या हैं? हमने धातुओं को समझा, अधातुओं को समझा, उपधातुओं को समझा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके लिए आवर्त सारणी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यह आवर्त सारणी है जिसमें हमने धातु, अधातु एवं उपधातुओं को किस तरीके से बांटा है। यह जो है हमारी बहुत ही अच्छी पीरियोडिक टेबल है। इसमें सभी एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर लेंथेनाइड श्रेणी, यहाँ पर दिया है लेंथेनाइड श्रेणी और यहाँ पर एक्टिनाइड श्रेणी, यानी कि 2 श्रेणियाँ दी होती हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड 2 श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे विजन के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ाऊँगा, ताकि आपके लिए कोई भी कठिनता नहीं रहे इसको याद करने में। यदि आप इसको अभी याद कर लेते हैं तो आपके लिए 11th 12th जब भी आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपके लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और आपके लिए यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए यह जो
चैप्टर है, बहुत सहायता करने वाला है। तो इसको मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा आपके लिए, और वे ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से ये सारे एलिमेंट आपके लिए याद हो जाएंगे सरल तरीके से। बहुत सारी ट्रिक हैं और आप भी अपनी तरफ से किसी नए ट्रिक या फिर जो आपको मेथड अच्छा लगे उसको अपना सकते हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आपके लिए बता दूं कि इसमें जो ब्लॉक दिए हैं क्या है, इसमें SPDF 4 ब्लॉक दिए होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। जहाँ पर दिया है कि कहीं पर जैसे D ब्लॉक देख पा रहे हैं आप D ब्लॉक देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप D ब्लॉक देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये D ब्लॉक के तत्व हैं। यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट्स आएंगे वो सभी D ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जबकि यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि ये लाइन देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि इसकी सीध में जो भी एलिमेंट इसके बीच में आएंगे वो S ब्लॉक के आएंगे। यहाँ पर देख पाएंगे आप ये सभी एलिमेंट जो हैं यहाँ P ब्लॉक में आते हैं, और इसके नीचे आप देख पाएंगे ये सभी एलिमेंट F ब्लॉक में आते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb यानी कि एंटीमनी, और पोलोनियम आगे भी दिया है, इसमें एस्टेटाइन भी दिया है। तो इस तरीके से ये सब उपधातुएं हैं जिनमें धातु और अधातुओं के दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, या फिर कहें तो पाए जाते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे, इस तरीके से होता है। इस चैप्टर को मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। हर एक पीरियड टेबल से जुड़े हुए प्रश्न को कराऊंगा, लगभग सब। इसमें से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सबको आप इसको पढ़ने के बाद सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों धातु, अधातु, उपधातु आप यह समझ चुके हैं, थोड़ा सा आप देख भी चुके हैं। तो मैं बात करता हूं अब धातुओं के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातुओं के गुण के बारे में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला जो धातुओं का गुण है वह गुण क्या होता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। सबसे पहला जो गुण है दोस्तों वह होता है कि धातुओं में चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता। अगला है धातुएं पीटने पर फैलती हैं या फिर आघात वर्धनीय होती हैं। इनको मेल्यूबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये धातुएं जैसे ही हम इनको हथौड़े या किसी से पीटते हैं तो ये फैलती जाती हैं, टूटती नहीं हैं। टूटती भी हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं टूटती, लेकिन ये फैलती हैं। आगे बात करते हैं, लगभग सभी धातुएं ठोस होती हैं। दोस्तों इसको याद रखेंगे कि लगभग सभी धातुएं ठोस नहीं होती, लगभग सभी धातुएं ठोस होती हैं। यहाँ पर कहा है कि केवल मरकरी, यानी कि जिसको Hg से लिखते हैं, जिससे Hg यानी पारा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है पारा, मरकरी यानी कि पारा, जिसे Hg से व्यक्त करते हैं या फिर लिखते हैं, कमरे के ताप पर क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत बार बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड परीक्षा हो, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी की 2018 में जो परीक्षाएं हुई थी दोस्तों, उनमें भी बहुत बार प्रश्न आए थे इससे जुड़े हुए। तो ऐसे पॉइंट को आप क्लियर करते रहेंगे और अच्छे तरीके से याद करते रहेंगे। क्या है, लगभग सभी धातुएं ठोस होती हैं, केवल मरकरी जो है जिसे हम Hg से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, Hg, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह है क्या है, Hg यानी कि पारा या कहें तो मरकरी होती है। चलिए दोस्तों आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं, एक और मैंने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को जोड़ लिया है, वह पॉइंट है आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। क्या सभी धातुएं ही चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती? ऐसा प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। यदि आपके मन में यह प्रश्न आता है तो इसके लिए यह आंसर है, क्या है कि आयोडीन तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती हैं, परंतु यह अधातुएं हैं। क्या है, आयोडीन जिसको आई से लिखते हैं तथा ग्रेफाइट भी चमकीली होती हैं, परंतु यह अधातुएं हैं। तो ये जो
अधातुएं दोनों हैं, दोनों ही कैसी हैं, अधातुएं हैं, लेकिन ये चमकीली होती हैं। अधिकतर धातुएं ही चमकीली पाई जाती हैं, लेकिन इन दोनों अधातुओं में यह गुण पाया जाता है कि यह चमकीली होती हैं। आगे बात करते हैं हम। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यह आपने अच्छे तरीके से पढ़ा था धातुओं की परिभाषा में, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मेटल्स जब पढ़ रहे थे आप, तो आपको पता है कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का बहुत अच्छे तरीके से सुचालन करती हैं, इसी कारण इनको सुचालक कहा जाता है। इनमें विद्युत धारा, आगे बात करते हैं दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। इनमें विद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप कहेंगे सर ऐसा क्या है जिसके कारण हमें विद्युत धारा आसानी से बहती है, धातुओं में नहीं बहती? तो दोस्तों इसलिए होता है, इसमें मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, सिर्फ 1 मिनट आप समय निकाल सकते हैं। कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होने के कारण जिस एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट है जैसे कि जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, विद्युत जितने भी उसमें कोई भी एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन हैं जितने अधिक संख्या में होंगे, उससे विद्युत धारा का उतना ही अच्छा चालन हो सकता है, संवहन हो सकता है। यानी जितने अधिक से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसमें जो है जो विद्युत एवं ऊष्मा का चालन अच्छा होगा। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए। यानी कि अच्छे जो सुचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक संख्या में पाई जाती है। तो दोस्तों आगे क्लास को पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ धातुएं सामान्यतः, हम बात कर रहे हैं केवल कुछ धातुओं की, सामान्यतः तन्य यानी डक्टिलिटी होती हैं। यानी कि जो धातुएं तन्यता का गुण दर्शाती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। जैसे कि हम जो लोहे की छड़ होती है, वह लोहा क्या है जिसको हम आयरन यानी कि Fe से शो करते हैं, वह एक धातु है। तो आपने देखा है कि लोहे को पीट करके फैलाया जा सकता है, यानी उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं पीट करके। तो जो पतली धातुएं हैं उनमें बताया है कि इन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। धातुओं का यही गुण जो होता है तन्यता कहलाता है। कभी आपके लिए आता है धातुओं का, यहाँ पर लिखेंगे धातुओं का यही गुण या यह गुण ही तन्यता यानी डक्टिलिटी कहलाता है। यदि कभी भी आपके लिए तन्यता पर लिखने के लिए आ जाता है तो इसी बात को लिखेंगे, यानी इसी जो सेंटेंस है, यही जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से लिखेंगे और परिभाषा में इसी तरह से आप जोड़ेंगे जब भी तन्यता के बारे में कुछ पूछा जाता है। और आपको यह तो पता है कि यह 5वां पॉइंट है जिसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं की विशेषताएं क्या हैं, उसमें भी इस पॉइंट को जोड़ेंगे और इसको भी याद रखेंगे कि तन्यता क्या कहलाती है। अब यहाँ पर एक मैंने विशेष पॉइंट जोड़ा है जो बहुत ही विशेष पॉइंट है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लगभग, मैं बता रहा हूँ लगभग है, 2 किलोमीटर लगभग महीन तार खींची जा सकती है। कितने किलोमीटर? महीन तार जो है यानी बहुत पतला तार 2 किलोमीटर लंबा तक खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोने से। अब हम बात करेंगे आगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टंगस्टन, जिसको हम W से शो करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं, ये कैपिटल W है, स्मॉल w नहीं बनाएंगे। तो टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वह होता है कैपिटल W। अब यहाँ पर टंगस्टन के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, बल्बों में करते हैं। बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट जो बना होता है इसी का बना होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टंगस्टन के लगभग अदृश्य तार, इसके अत्यधिक सूक्ष्म, बहुत ही अदृश्य का मतलब है दृश्य माने दिखने और माने नहीं, यानी नहीं दिखने वाला तार। टंगस्टन के लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि अत्यधिक सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा पतले तार खींचे जा सकते हैं टंगस्टन के। तो इसमें यह बात को बताया गया है। अगला फैक्ट है टंगस्टन का उपयोग बल्ब फिलामेंट, यानी कि जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है यानी जिसको हम तंतु कहते हैं, को बनाने में किया जाता है। क्या होता है? फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। आगे बात करते हैं जिंक,
और यहाँ पर Hg यानी कि पारा, या फिर कहें तो मरकरी, आगे है गैलियम यानी कि Ga को छोड़कर। यह धातुएं कैसी होती हैं दोस्तों? बहुत कम वैसी अवस्था में पाई जाती हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इनका गलनांक जो है बहुत कम होता है। इसका टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है बल्ब में? यदि आपने फिजिक्स वाला वह चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि टंगस्टन का जो गलनांक है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3500 यानी कि 3500 हंड्रेड्स के लगभग बराबर होता है। इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कि Zn यानी Hg और गैलियम, जिंक, पारा या मरकरी, गैलियम यानी Ga को छोड़कर इनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। इसका गलनांक अधिक होता है यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ने पर यह गलता है। तो अगला है सोडियम तथा पोटेशियम मृदु धातु हैं। ये सोडियम क्या होता है? सोडियम बहुत ही मुलायम धातु होती है, पोटेशियम भी एक बहुत मुलायम धातु होती है, इसी कारण इन्हें मृदु धातुएं कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन आता है इन पर भी, तो उसको भी पूछा जाता है। तो सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। बहुत बार पूछा है किस में रखा जाता है? केरोसिन में। केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि जैसे ही यह वायु से क्रिया करता है तो वायु में होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से यह बहुत ही शीघ्र अभिक्रिया कर लेता है, इसी कारण यह क्रिया ना कर पाए इसको केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस पर भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बने हैं और बहुत बार पूछा गया है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसके बारे में भी हम कंटिन्यू बात करेंगे। क्लास आगे के लिए आपके लिए कंटिन्यू मिलेगी, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ मिलेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल टारगेट विद डीकेएस पर आपके लिए सभी क्लास जो है एनसीईआरटी साइंस की पूरी कंप्लीट कोर्स जो है बोर्ड एग्जाम की, चाहे यूपी बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सभी की क्लास जो है आपके लिए बहुत अच्छे फैक्ट के साथ पढ़ाई जा रही हैं। तो आपको यह पता होगा कि अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को करते रहें। और मैं आपसे एक बात फिर से कहता हूं कि आपके जितने भी रिलेटिव जुड़े हुए हैं आपसे, जितने भी आपके रिलेटिव यानी कि जो भी संबंधी हैं, जैसे कि आपके भाई बहन या फिर आपके जो भी जैसे कि बहुत सारे छात्र जुड़े होते हैं, उनसे आपका संपर्क है, आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई भी हैं, तो आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िएगा। आपके लिए मैं जो है अगली क्लास में पढ़ाऊँगा कि जो धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, यानी केमिकल जो रिएक्शन होती हैं, केमिकल जो रिएक्शन होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? केमिकल रिएक्शन के बारे में कि किस तरीके से यह अभिक्रिया होती हैं, किस तरीके से अभिक्रिया में जो यौगिक बनते हैं, जैसे NaCl बन गया तो यह कैसे जुड़ गया इसके साथ। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, किस तरीके से संयोग करते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं, किस तरीके से यौगिक बनते हैं, इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिस कंसेप्ट के साथ आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे जो रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। सो दोस्तों आपसे मेरी विनती है कि आपसे जुड़े हुए दोस्तों को, अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको हमारे चैनल से जोड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, और आगे की क्लास जो है दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छे तरीके के साथ नए फैक्ट के साथ मिलती रहेंगी। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता रहूँ। तो दोस्तों बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप ही हमें थोड़ा सा सपोर्ट करती रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।